तो हम लोग जो है एसपीटी एक्ट 1949 का देखेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग सीएनटी 1908 का देख चुके हैं, तो पहला वीडियो था हम लोग का। इस बार जो है इसको दूसरा है, इसमें हम लोग पूरा एसपीटी को जितनी धारा है और जितना अध्याय है सबको एक एक करके कंप्लीट करेंगे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। पहले पहला है कि संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 में हुआ था। तो 1855 में क्यों निर्माण हुआ था? क्योंकि मतलब जो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था ना, तो उस समय जो है उस समय के आवश्यकता के अनुसार से संथाल परगना जिला का निर्माण किया गया था। और ये निर्माण हुआ था किस अधिनियम के तहत? तो 1855 के अधिनियम के एक्ट 37 के आधार से, ठीक है। और उसी समय जो है उसी समय यूल रूल आया था। यूल रूल जो है 1855 में भी आया था। उसको यूल पूछता है कभी कि यूल रूल कब आया था, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है कि संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से शामिल थे। मतलब जो संथाल परगना है उसमें 6 जिले आते हैं अभी, मतलब झारखंड के। लेकिन जो है पहले जब संयुक्त बिहार था और मतलब पश्चिम बंगाल था, तो उस समय मतलब भागलपुर और बीरभूम, बीरभूम मतलब पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी इसमें शामिल आता था, ठीक है। उसके बाद है कि संथाल परगना क्षेत्र का पुराना नाम क्या था? जंगल तरी ट्रैप था। क्या था इसका अन्य नाम? जंगल तरी ट्रैप। ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद इसी को जो है दामिने को के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? दामिने को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना। मतलब अन्य नाम में पूछता है कि संथाल परगना का अन्य या क्या क्या नाम है, चाहे अन्य नाम क्या है। और इसका प्राचीन नाम जो है वो नरीखंड है। क्या है? नरीखंड, नरीखंड। तो ये भी ध्यान रखना है। तो टोटल कितने नाम हो गए मतलब संथाल परगना के? पहला संथाल परगना, दूसरा जंगल तरी, तीसरा दामिने को, और चौथा नरीखंड। ये सब संथाल परगना के नाम, ठीक है। उसके बाद है कि संथाल परगना की मूल निवासी पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां मतलब पहाड़िया जनजाति है, ठीक है। जिससे पहाड़िया जनजाति दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सोरिय पहाड़ी और एक होता है माल पहाड़ी। तो पहाड़िया जनजाति जो है वो संथाल परगना के मूल निवासी माने जाते हैं। उसके बाद है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जागीर या जमींदारों को तौजी नंबर से दर्शाया गया है। मतलब जैसे जो जागीर आते हैं, मतलब एक प्रकार से कहते हैं नमरी, एक प्लॉट हो गया, चाहे मतलब कि जैसे कि कौन सा भूमि कहाँ है, ये सब जो है उसको तौजी नंबर से दर्शाया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, तौजी नंबर जो है वो जागीर या जमींदारों का मतलब दर्शाने का माध्यम है। उसके बाद है कि इस क्षेत्र में पहला रेती कानून 1872 में बनाया गया। हाँ, मतलब 1800 मतलब जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 बना था, उससे पहले मतलब यहाँ पे कानून जो प्रभावी था वो कौन सा था? 1872 में बना था। उसका नाम था संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872, ठीक है। तो वो संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1872 में आया था। पूछता है कि ऐसे अगर संथाल परगना रहेगा ऑप्शन में 1949 रहेगा तो तुरंत मतलब मतलब कि वहां पे दिमाग जाएगा कि 1949 होगा। लेकिन नहीं, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1872 में आया था। उसके बाद है कि मिस्टर गैंडर की 1932 की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल प्रज्ञा इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया गया। मतलब मिस्टर गैंजर एक अधिकारी थे, मतलब वो एक बंदोबस्त करवाए थे 1932 में। तो उसको मतलब जब देखा गया, तो जो तत्कालीन बिहार सरकार, मतलब बिहार सरकार मतलब झारखंड और बिहार उसमें संयुक्त रूप से था। तो उस समय जो है एक इंक्वायरी कमेटी बनाया गया, संथाल प्रज्ञा इंक्वायरी कमेटी 1937। तो ये भी ध्यान रखना है कि संथाल प्रज्ञा इंक्वायरी कमेटी 1937 में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आता है संथाल परगना ओरिजिनल, जो हम लोग मतलब की पढ़ेंगे आगे। संथाल परगना टेरेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949। मतलब सप्लीमेंट्री प्रोविजन मतलब अनुपूरक उपबंध, मतलब इसमें ये पूरा मतलब नहीं है, इसमें बाद में भी ऐड करके राज्य सरकार जोड़ सकती है, इसलिए इसका नाम सप्लीमेंट्री प्रोविजन रखा गया है, ठीक है। उसके बाद और उत्तर पूर्वी भाग में कुछ बंगाली गांव को छोड़कर और देवघर के बसोड़ी जमीन को छोड़कर संपूर्ण संथाल परगना की भूमि नॉन ट्रांसफरेबल है। मतलब हस्तांतरण नहीं कर सकते इसका। जितना जैसे उसमें सीएनटी में मतलब सेक्शन 46 के तहत जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता था कि एसटी को एसटी को कर सकता है, एससी को सकता है, ओबीसी को कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है मतलब कुछ भाग में जैसे कौन कौन है, जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी, मतलब जो पश्चिम बंगाल के साइड सटा हुआ है उस इलाके में कुछ भाग, और कुछ बंगाली गांव, है ना, कुछ बंगाली गांव को छोड़कर, और देवघर के बसोड़ी भूमि मतलब एक जमीन का प्रकार होता है। जैसे गैर मजरूआ होता है, जैसे मतलब कि मजरूआ होता है ना, जिसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं, रेती बोलते हैं, नौसलेबुल बोलते हैं, तो उसी प्रकार से जो है सो बसोड़ी भूमि भी एक प्रकार होता है। तो देवघर में एक है बसोड़ी भूमि, वो भी मतलब खरीद बिक्री कर सकते हैं उसका। बाकी उसको छोड़ के अन्य का नॉन ट्रांसफेरेबल है, मतलब इसको बेच नहीं सकते। ठीक है। ये भी पूछता है कि संथाल परगना की जो भूमि है वो ट्रांसफेरेबल है, नॉन ट्रांसफेरेबल है, या तो मतलब कि उपायुक्त की अनुमति से ट्रांसफेरेबल है, ऐसे करके। तो नॉन ट्रांसफेरेबल मतलब अहस्तांतरणीय। ठीक है। उसके बाद है कि ग्राम प्रधान के पास राजस्व न्यायालय का अधिकार है। मतलब जो ग्राम प्रधान है उसके पास राजस्व न्यायालय का अधिकार है, मतलब वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, जो ग्राम प्रधान होंगे। ठीक है। उसके बाद है कि थ्री टाइप ऑफ विलेजेस। थ्री टाइप ऑफ विलेजेस मतलब तीन प्रकार के गांव का उल्लेख है संथाल परगना में। तीन तीन प्रकार के गांव के उल्लेख कौन कौन है? पहला है मूल रैयत का गांव। मूल रैयत का गांव। दूसरा प्रधानी गांव। ठीक है। और तीसरा है खास गांव। है ना। अब हम तीनों को मतलब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहला है मूल रैयत का गांव। मूल रैयत का गांव मतलब कि जो सिर्फ देवघर गांव के सिर्फ देवघर में है, ये मूल रैयत का जो गांव है ना, वो सिर्फ देवघर में है। मतलब टोटल 6 जिला में ये लागू है, लेकिन अगर मूल रैयत का गांव पूछे तो ये सिर्फ देवघर में है। और देवघर के गांव के मूल प्रवर्तक ही जमीन मानी जाती है, ये मूल रैयत के गांव। उसके बाद है कि राजस्व संग्रहण और जमीन का बंदोबस्त करने का अधिकार होता है, मतलब जो मूल रैयत होते हैं उसको। ठीक है। एक प्रकार से प्रधान है जो मूल रैयत है सो। और मूल रैयत का चुनाव जो है वंश में बड़े बेटे को होता है। मतलब कोई मूल रैयत है, उस अगर वो मतलब कि किसी दूसरे को मूल रैयत अगर चुन रहा है तो उसमें बड़े बेटे को चुनता है। और एसडीओ से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है इसमें। ठीक है। और मूल रैयत निजी जमीन या पुश्तैनी जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना कि कुछ मतलब एक्सेप्शन है जिसको छोड़ के बाकी बात नॉन ट्रांसफरेबल है, तो उसी मतलब कि एक्सेप्शन में ही आता है मूल रैयत का गाँव। ठीक है, कि इसका बिक्री खरीद बिक्री कर सकता है। उसके बाद है कि 1876 77 में बंदोबस्ती अभियान शुरू हुआ। 1876 77 में बंदोबस्ती अभियान शुरू हुआ। और इसका संचालन कौन कर रहा था? ब्राउन वुड कर रहा था। तो ब्राउन ब्राउन वुड करवा रहा था बंदोबस्ती अभियान। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब बंदोबस्ती अभियान जब मतलब खत्म हुआ, तो मतलब उसमें 80 व्यक्ति, मतलब टोटल 80 व्यक्ति को जो है विलेज हेडमैन की मान्यता दी गई। है ना। विलेज हेडमैन मतलब कि यही जो है मेन है, मतलब ओरिजिनल फाउंडर है इस गांव का, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो विलेज हेडमैन की मान्यता टोटल 80 व्यक्ति को ही मिला था। ये भी ध्यान रखना पूछे तो। कितने व्यक्ति? 80 व्यक्ति को। और इन 80 व्यक्ति को ही मूल रैयत का दर्जा मिला। मतलब जो 80 व्यक्ति ही थे और उसके जो वंशज हैं उसी को मूल रैयत का मतलब कि दर्जा मिला 1876 77 में। ठीक है। उसके बाद आता है कौरफादार। कौरफादार टर्म है। तो कौरफादार क्या होता है कि वह रैयत या दर रैयत जो मूल रैयत के जमीन पर खेती करता है। ठीक है। मतलब कि अ, जैसे मूल रैयत अगर 80 व्यक्ति है तो वो अपना सब तो खेती खुद से नहीं करेगा, तो कोई दूसरा व्यक्ति को चुनाव करेगा ना, या तो किसी को देगा लगान लेने के कारण से, चाहे और कुछ किसी माध्यम से। तो जो व्यक्ति उसके खेती मूल रैयत के खेती में खेती करेंगे, जमीन पे खेती करेंगे, वो कौरफादार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कौरफादार। उसके बाद है मूल रैयत के डिसेंडेंट। मूल रैयत के जो डिसेंडेंट ही मूल रैयत का दर्जा प्राप्त करेंगे। मतलब ये वंशज मतलब नियम यहाँ पे चलता है यहाँ पे। ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति को मूल रैयत बना दिया जाएगा। जो 80 व्यक्ति के वंशज हैं वही मूल रैयत बनाएंगे, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आता है मूल रैयत की जमीन। है ना। मूल रैयत की जमीन दो प्रकार की होती है। एक होता है मूल रैयत की जोत, और एक होता है मूल रैयती जोत। ठीक है। तो रैयत की जोत क्या होता है कि प्राइवेट होल्डिंग है, मतलब निजी जमीन है ये। और जो मूल रैयती जोत है वो पब्लिक होल्डिंग है, मतलब जो उस पोस्ट पे रहेगा वो मतलब उस जमीन का उपयोग करेगा। तो मूल रैयत की जोत क्या होता है कि निजी जमीन या पुश्तैनी जमीन जो मूल रैयत का होता है ना, वो मूल रैयती की जोत कहलाता है। ठीक है। ये ट्रांसफेरेबल है। और मूल रैयत का जोत की जमीन एक ही बार में सभी जमीन को एक ही व्यक्ति को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे ऐसा नहीं कि वो मतलब ट्रांसफर करने के बहाने एक एकड़ दो दो एकड़ ऐसे बेच रहा है, नहीं। एक ही बार में सब ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी वो कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है कि मूल रैयती जोत, पब्लिक होल्डिंग। मतलब जब जब तक वह मूल रैयत के पद पर है तब तक वह जमीन उसके पास रहेगा। और जैसे ही मूल रैयत से हटेगा वह जमीन सरकार में नीत हो जाएगी, और फिर नए मूल रैयत को फिर वह जमीन मिलेगी। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ना, सार्वजनिक मतलब की जमीन है। जो उस पोस्ट पे रहेगा वही इसका उपयोग करेगा। ये नॉन ट्रांसफेरेबल। ठीक है। उसके बाद आता है प्रधानी गांव। जैसे अभी मूल रैयत का गांव पढ़े, उसी प्रकार आता है प्रधानी गांव। प्रधानी गांव क्या होता है कि जिस इस गांव में प्रधान,
है ना। प्रधान कौन कौन, जैसे मांझी, महतो, मुंडा, है ना, ये सब जो अस्तित्व में पाया गया है, तो उसे प्रधानी गांव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधानी गांव। और ग्राम प्रधान का पद जो है वंशानुगत होता है, परंतु उसकी नियुक्ति जो है रैयत की सहमति से डीसी या एसडीओ द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब ये ग्राम प्रधान का भी पद वंशानुगत है, लेकिन जो जब वो मतलब कि अगर एक ग्राम प्रधान का मृत्यु हो जाएगा, तो मतलब कि उसकी जो नियुक्ति है वो रैयत की सहमति से ही होगी। ठीक है, और वो भी 2/3 रैयत की सहमति से जो है ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी। ठीक है, प्रधान का जो कार्य है वो क्या रहता है? राजस्व संग्रहण और जमीन के का बंदोबस्ती रहता है। ठीक है, फिर आता है खास गांव। ये 11 जेपीएससी में पूछा था कि खास गांव क्या है। तो खास गांव क्या होता है कि वैसा गांव जहां ना तो मूल रैयत हो और ना ही गांव प्रधान हो, है ना। मतलब दोनों में ना मूल रैयत होना चाहिए ना ही गांव प्रधान होना चाहिए, तो वैसा गांव खास गांव कहलाता है। क्या कहलाता है? खास गांव। ठीक है, तो ऐसे समय में एसडीओ इस गांव का जमीन का राजस्व वसूलेगा और एसडीओ ही जमीन का बंदोबस्ती करेगा। एसडीओ मतलब अनुमंडल अधिकारी जो है। ठीक है, तो एक प्रकार से राजस्व संग्रहण का काम जो है एसडीओ करेंगे, क्योंकि वहां पे ना तो मूल रैयत है ना तो ग्राम प्रधान। ठीक है, इसलिए वो उसको खास गांव कहते हैं। उसके बाद कुछ फैक्ट है, जैसे एसपीटी एक्ट को गवर्नर की सहमति कब मिली थी? 1 अप्रैल 1949 को। बिहार गजट में प्रकाशित कब हुआ था? 13 अप्रैल 1949 को। और एसपीटी एक्ट प्रभावी कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1949 को। जैसे सीएनटी हुआ था 8 नवंबर, है ना, 8 नवंबर 1908 को, लेकिन ये जो है 1 नवंबर 1949 को हुआ था एसपीटी एक्ट प्रभावी। ठीक है, और प्रभावी कहाँ का है? तो देवघर है, गोड्डा है, साहिबगंज है, पाकुड़ है, जामताड़ा है, दुमका है। मतलब संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में ये संथाल परगना अधिनियम लागू है। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें कितने अध्याय है, कितनी धारा है? तो टोटल इसमें 9 अध्याय है और 72 धारा है। जैसे उसमें 19 अध्याय था और 271 धारा सीएनटी में, उसी प्रकार इसमें जो है 19 मतलब 9 अध्याय है और 72 धारा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 मतलब प्रीलिमिनरी, यानी प्रारंभिक। वन में क्या है? इसका संक्षिप्त, सेक्शन 1 में क्या है? इसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार, है ना। मतलब इसका इस सेक्शन का मतलब जो अधिनियम है उसका पूरा नाम क्या है और उसका विस्तार कहाँ है, ये चीजें है। तो पूरा नाम क्या है? संथाल प्रगना भूधारण अनुपूरक उपबंध एक्ट 1949। मतलब एसपीटी कितना छोटा लगता है, लेकिन इसका पूरा का नाम क्या है? संथाल प्रगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ है? देवघर में है, गोड्डा में है, साहिबगंज में है, पाकुड़ में है, जामताड़ा में है और दुमका में है। ठीक है, ये सेक्शन 1 में है। ये सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन मतलब धारा 2, कि सरकार नोटिफिकेशन या अधिसूचना, नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना निकालकर किसी भी क्षेत्र से इस एक्ट को वापस ले सकती है और पुनः इस एक्ट के अंदर ला सकती है। मतलब मान लीजिए अगर सरकार को लगा कि मतलब कि देवघर में ये अधिनियम लागू नहीं होना चाहिए, तो वो मतलब अधिसूचना निकाल के मतलब जो है उससे वापस ले सकती है उस एक्ट को। और अगर कुछ चाहा कि कोई मतलब फिर से उसको लाना चाहिए, तो फिर से ला सकती है। ये स्वतंत्र है सरकार, सेक्शन 2 के तहत। उसके बाद है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में परिभाषा दिया है। ठीक है, सेक्शन 4 में परिभाषा क्या है? पहला, आदिवासी। आदिवासी मतलब किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो शेड्यूल बी में विनिहित है ना। बस इतना ही मतलब इसका परिभाषा है कि जो व्यक्ति शेड्यूल बी में विनिहित है, विनिहित मतलब लिस्टेड है। ठीक है, तो वह व्यक्ति आदिवासी कहलाएगा, है ना। जैसे हर हर मतलब कि एससी का लिस्ट होता है, उसी प्रकार ओबीसी का लिस्ट होता है, मतलब जो जाति प्रमाण पत्र सब बनता है ना, उसी प्रकार तो आदिवासी का भी एक लिस्ट है, इसको शेड्यूल बी बोलते हैं। तो जो आदिवासी है वह व्यक्ति होता है जो शेड्यूल बी में विनिहित है। उसके बाद है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष क्या है? कि कृषि वर्ष का अर्थ जहाँ बांग्ला साल चलता है वहाँ प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाले वर्ष से है। मतलब जहाँ बांग्ला साल चलता है वहाँ वैशाख से स्टार्ट होगा, और जहाँ फसली साल चलता है, जहाँ फसली साल चलता है वहाँ पे क्या होगा? आश्विन से स्टार्ट होगा। आश्विन मतलब अ, आश्विन कार्तिक, कार्तिक मतलब कब माना जाता है? नवंबर आसपास होता है ना। तो आश्विन मतलब कि सितंबर अक्टूबर के आसपास से। तो प्रथम आश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए, कृषि वर्ष जो है सीएनटी में बैसाख से माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैसाख से माना जाता है जहाँ बांग्ला वर्ष स्टार्ट हो, और आश्विन से जहाँ माना जाता है जहाँ फसली वर्ष मतलब फसली साल चलता है, वो मतलब आश्विन से माना जाता है।
ठीक है। जहाँ राज्य सरकार जो भूस्वामी है वहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जैसे हर मतलब जगह लागू है, वही कृषि वर्ष माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अन्य परिभाषा, जैसे भूगत बंद होता है, खास ग्राम होता है, भूस्वामी होता है, रैयत का अर्थ होता है, ये सब हम लोग सीएनटी में पढ़े थे। उसके बाद आता है चैप्टर 2, अध्याय 2। इसमें सेक्शन 5 से 11 तक लिखा है। इसमें क्या है कि ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में चर्चा है। क्या ग्राम प्रधान कौन है, मूल रैयत कौन है, तो हम लोग पीछे पढ़े थे, लेकिन फिर से इसमें धारा वाइज पढ़ेंगे। जैसे धारा 5 या सेक्शन 5 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति है। तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे होगा, ये क्या प्रोविजन सेक्शन 5 में है। तो किसी खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी के आवेदन पत्र देने पर विनिहित, मतलब जैसा मतलब प्रिस्क्राइब्ड है, उस रीति से निश्चित ग्राम के जमाबंदी रेतों में से कम 2/3 रेतों की सहमति से मतलब डीसी उपायुक्त उस ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करेगा। मतलब ये 2/3 टर्म याद रखना है। और सो भी जमाबंदी रैयत होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वो क्या बोलते हैं कोई भी रैयत हो, वो जमाबंदी रैयत होना चाहिए। तो वो 2/3 रैयत के मतलब की सहमति से ही ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी, ठीक है। ये वंशानुगत ही है, लेकिन मतलब एसडीओ या मतलब डीसी जो है मतलब उपायुक्त है, वो नियुक्त करते हैं। फिर आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या है कि ग्राम प्रधान की मृत्यु के बाद वो स्वामी डीसी को 3 महीने के अंदर नियुक्ति के लिए सूचना देगा, है ना। मतलब ग्राम प्रधान की जब मृत्यु हो जाती है तो भूस्वामी डीसी को 3 महीने के अंदर उसको सूचना देना पड़ेगा कि जो ग्राम प्रधान है वो नियुक्त मतलब की मृत्यु हो गया है, तो अब है सो मतलब दूसरे ग्राम प्रधान की नियुक्ति करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 7 यानी धारा 7। इसमें है ग्राम प्रधान नियुक्त होने पर ग्राम प्रधान को यह कबूलियत लिखना पड़ेगा कि अपने कार्य संपादन में राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होगा। मतलब कि जैसे वो नहीं कि उसको ग्राम प्रधान बनाया गया है तो वो अपने मन मर्जी करे, ठीक है। वो मन मर्जी नहीं कर सकता है। वो मतलब कि वो जो है मतलब जो जो सरकार के नियम कानून है उसी कानून के अनुसार से वो मतलब कि अपना शासन चलाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 7 में है। उसके बाद आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या है कि अंतिम ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अन्य व्यक्ति को ग्राम प्रधान नियुक्त करने के 3 महीने के अंदर वो स्वामी ग्राम प्रधान मूल जमाबंदी का एक कॉपी देगा। मतलब जैसे अभी हम लोग बताए थे ना कि ग्राम प्रधान जो है वंशानुगत होता है। तो जब जैसे अगर वो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और तो दूसरे लोग को मतलब कि बनाया जाएगा ग्राम प्रधान, तो जब उसको ग्राम प्रधान बनाया जाएगा तो जो मूल जमाबंदी है, अधिकार जिसको रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं, मतलब एक प्रकार से क्या कहते हैं टैक्स वसूलना है ना उसको, तो खाता बही चाहिए कि नहीं, तो वही खाता बही जो है वो मतलब कि भूस्वामी उसको ग्राम प्रधान को सौंपेगा, ठीक है, कॉपी देगा उसको। उसके बाद आता है सेक्शन 9, धारा 9। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्राम प्रधान अपने पद का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। मतलब जो ऐसे शायद 7th से क्वेश्चन पूछा था कि ग्राम पद प्रधान का पद जो है वो हस्तांतरणीय है या नहीं है, ठीक है। तो हस्तांतरणीय है, मतलब हस्तांतरण नहीं कर सकता, सॉरी, हस्तांतरण जो है वो नहीं कर सकता, वो धारा 9 के तहत, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 है कि वैसे भूमि जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट में उल्लेख नहीं है, तो उस जमीन को ना तो मूल रैयत का जोत यानी प्राइवेट होल्डिंग माना जाएगा और ना ही मूल रैयती जोत माना जाएगा, मतलब पब्लिक होल्डिंग माना जाएगा। मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट में नाम नहीं है, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में नाम नहीं है तो वो जो है जमीन मतलब ना तो प्राइवेट होल्डिंग माना जाएगा और ना ही पब्लिक होल्डिंग माना जाएगा। ये सेक्शन 10 में है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 है कि ग्राम प्रधान द्वारा लगाए गए जुर्माना प्रधानों की पुरस्कार निधि का खर्च डीसी के निर्देश से होगा। मतलब जैसे ग्राम प्रधान जो है वो अगर कोई जुर्माना लगाता है, जैसे होता है ना बैठक होता है तो वहां पे जुर्माना लगाया जाता है, तो वो जो जुर्माना होगा तो वो अपने खर्च के लिए नहीं रखेगा, वो एक रिवार्ड फंड मतलब जो पुरस्कार निधि है वो मतलब बनाया जाएगा और उसमें मतलब रखा जाएगा। और उसमें जो खर्च है वो उपायुक्त के निर्देश से ही करना पड़ेगा, ये सेक्शन 11 बताता है, ठीक है। उसके बाद आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में रैयत के बारे में दिया गया है, पूछता है कि रैयत का उल्लेख किस अध्याय में है, तो अध्याय 3 में है, चैप्टर 3 में है। इसमें मतलब की धारा 12 से 26 तक है, ठीक है। कितना है, धारा 12 से 26 तक। इसमें पहला
तो अध्याय 3 में जो है रैयत के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो सेक्शन 12 में क्या है, रैयत का मतलब कि उसको 3 वर्ग में बांटा है। ठीक है, रैयत को जो है वो 3 वर्ग में बांटा है। पहला है निवासी जमाबंदी रैयत, मतलब क्या है कि रैयत को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो 3 वर्ग में। पहला निवासी जमाबंदी रैयत, दूसरा गैर निवासी जमाबंदी रैयत और तीसरा नूतन रैयत। ठीक है, तो निवासी जमाबंदी रैयत कौन होता है, यानी अभिलिखित मतलब रिकॉर्ड में है वो जमाबंदी रैयत है जो गांव में रहता है। ठीक है, जो गांव में रहता है जमाबंदी रैयत उसको निवासी जमाबंदी रैयत बोलते हैं, और उसका पारिवारिक आवास भी जो है उसी गांव में होना चाहिए। ठीक है, और गैर निवासी जमाबंदी रैयत होता है मतलब इसे अभिलिखित मतलब रिकॉर्ड है वो जमाबंदी रैयत के रूप में, लेकिन उस गांव में नहीं रहता है, तो इसको बोलते हैं गैर निवासी जमाबंदी रैयत। एक होता है नूतन रैयत, नूतन रैयत मतलब वैसा रैयत जो नए रैयत के रूप में उस गांव में बसे हैं, तो उसको बोलते हैं नूतन रैयत। क्या, तो रैयत यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है धारा 13, सेक्शन 13। इसमें है कि रैयत के जमीन का उपयोग का तरीका, मतलब जैसे जैसे सीएनटी में धारा 21 में था कि उपयोग कैसे करना है ना, उसी प्रकार से मतलब धारा 13 में है कि उसका उपयोग इस प्रकार करना है ताकि उसका भौतिक मूल्य को ह्रास ना हो, है ना, ये धारा 13 बताता है। उसके बाद आता है धारा 14। धारा 14 है कि यदि कोई रैयत जमीन का उपयोग धारा 13 के अनुसार नहीं करेगा तो जो है उपायुक्त के आदेश से दखल कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे सेक्शन 22 में सीएनटी में है उसी प्रकार। तो इसमें क्या है कि उससे अगर कोई धारा 13 का जैसा उपयोग नहीं कर रहा है तो उसको जो है उपायुक्त बेदखल करने के लिए मतलब स्वतंत्र है। ठीक है, ये धारा 14 के तहत रहता है। उसके बाद आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 है कि रैयत अपने जोत में ईंट और खपड़े बना सकता है। मतलब जैसे हम लोग क्या वहां पढ़े थे सीएनटी में सेक्शन 21 और 21A, उसी में मतलब सब बताया था केस, लेकिन यहाँ पे 4 धारा बताया गया है, इसमें चारों में अलग अलग उपयोग के तरीके के बारे में बताया गया है। जैसे सेक्शन 15 या धारा 15 क्या बताता है कि जो रैयत है अपने जोत में ईंट और खपड़े बना सकता है। ठीक है, धारा 16 कैसे क्या बताता है कि जो रैयत है अपने जोत में बांध, मछली पालन, अन्य उत्पादन के उपभोग के संबंध में रैयत को अधिकार है। ये धारा 16 बताता है। ठीक है, फिर आता है धारा 17। धारा 17 क्या बताता है कि रैयत अपनी जोत पर पेड़, उद्यान, बांस लगा सकता है और उसे काट कर मतलब गिरा सकता है, और इसके लिए जो है एसडीओ से अनुमति लेना अपेक्षित है, मतलब कि इसमें जो है उसको लेना ही पड़ेगा अनुमति जब वो पेड़ को काट के गिरा रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। सेक्शन 17। उसके बाद आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में क्या है कि भवन निर्माण संबंधित रैयत का अधिकार। भवन निर्माण संबंधी रैयत का अधिकार मतलब कि जैसे सेक्शन 17 में अपने पेड़ पेड़ वगैरह लगा सकते, उसी प्रकार जो है सेक्शन 18 में मतलब अपने भूमि पे वो भवन निर्माण कर सकता है। ठीक है, और अपने जो जोत है पर अपने होल्डिंग जोत मतलब होल्डिंग पर पक्का या कच्चा मकान बना सकता है। ये सेक्शन 18 भवन से संबंधित अगर पूछे तो सेक्शन 18। ठीक है, इसमें क्या है कि जमीन का उपयोग कर सकता है लेकिन ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकता है। ये चीज भी मतलब कि नोट करके ध्यान रखना है। ठीक है, वो उपयोग कर सकता है। फिर है सेक्शन 19। सेक्शन 19 में है कि जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। जोत का विभाजन मतलब कि जोत जो है मतलब होल्डिंग जिसको बोलते हैं, जैसे किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है, तो वो जोत का मतलब जोत हो गया, और उसका विभाजन और लगान का वितरण ये सेक्शन 19 में है। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 में क्या है, ये सेक्शन 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीएनटी के धारा 46 के जैसा है कि जो रैयत के अधिकार का हस्तांतरण पे रोक, है, मतलब हस्तांतरण पे रोक के बारे में सेक्शन 46 में दिया है। इसमें क्या है कि मतलब डीसी यानी उपायुक्त की स्वीकृति से शराब की दुकान के लिए जमीन को मैक्सिमम 1 साल के लिए लीज पर दे सकता है। मतलब यहाँ पे जनजातियों में रीति रिवाज जनजातीय रीति रिवाजों के अनुसार शराब का बहुत महत्व है, इसलिए जो है ये मतलब अनुमति दिया गया है कि वहां पे मैक्सिमम 1 साल के लिए लीज पर दे सकता है। ठीक है, शराब की दुकान के लिए। उसके बाद है कि डीसी की लिखित स्वीकृति से मतलब उपायुक्त की लिखित स्वीकृति से बहन या बेटी को उपहार स्वरूप में संथाल अपनी जमीन दे सकता है ना, मतलब उसकी अनुमति जैसे होता है ना कि ये मतलब क्या बोलते हैं मेल डिसेंडेंट को ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है कि अगर मतलब वो अपनी बहन या बेटी को जो है वो उपायुक्त की अनुमति से दे सकता है जमीन थोड़ा बहुत, है ना। और अपनी विधवा माँ और पत्नी को,
है ना, आधा एकड़ जमीन जीवन यापन के लिए दे सकता है। मतलब ये भी यहाँ पे प्रोविजन है कि अपनी विधवा माँ और अपनी पत्नी को मतलब आधा एकड़ जमीन जो है वो जीवन यापन के लिए भी दे सकता है रैयत। ठीक है, ये सेक्शन 20 में बताता है। मतलब मोटा मोटी सेक्शन 20 को ध्यान रखना है कि पूछेगा कि रैयत के अधिकार का हस्तांतरण पर रोक किस मतलब धारा में है, तो धारा 20 में। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि नोट क्या है, देवघर की बसोड़ी भूमि अपवाद है, मतलब बसोड़ी भूमि का ट्रांसफर भी कर सकते हैं, खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 में क्या है कि गैर आदिवासी रैयत अपनी जमीन भूगत बंधक के रूप में 6 वर्ष के लिए अपनी जोत का 1/4 भाग डीसी को स्वीकृति से कर सकता है। मतलब कि 1/4 भाग का अर्थ है कि जिस जिस प्रकार सीएनटी में 7 साल था कि 7 साल के लिए अपनी मतलब कि भूगत बंधक के रूप में रख सकता है, लेकिन यहाँ पे 6 वर्ष है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि भूगत बंध मतलब गिरवी एक प्रकार से कह सकते हैं। और उसमें भी शर्त है कि वो अपनी जोत का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही कर सकता है, सो भी उपायुक्त की अनुमति से कर सकता है। और शर्त ये भी है कि 51% शेयर मतलब की कंपनी जो है वो सरकार वाली कंपनी जैसे होनी चाहिए, मतलब सरकारी कंपनी होना चाहिए, उसी को मतलब वो भुगत बंद रख सकता है। ऐसा नहीं कि वो महागन वगैरह को दे दे और उसके पास गिरवी रखे। ठीक है, सेक्शन 21। उसके बाद सेक्शन 22 में है रैयत भूमि के बदलेन अर्थात कृषि के लिए रैयत अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दे सकता है। मतलब जैसे मान ली कि कोई बीमार है, चाहे कोई मतलब खेती नहीं कर पा रहा है, तो किसी दूसरे रैयत को मतलब खेती के लिए दे दिया, कुछ टेम्पररी टाइप से कह सकते हैं। तो यही है कि भूमि के बदलेन अर्थात कृषि को अस्थायी रूप से मतलब अपना क्षेत्र देना रैयत। ठीक है, ये सेक्शन 22 में बोलता है। लेकिन जब जैसे देता है तो उसमें दशा है, मतलब कि उसकी स्थिति क्या होगी, ये चीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे निम्नलिखित दशाओं में वो अपना जोत अस्थायी रूप से एसडीओ की अनुमति से न्यास पर जोतने के लिए, मतलब न्यास मतलब कि कुछ वर्ष के लिए जो है वो जोतने के लिए संथाल परगना की किसी रैयत को दे सकता है। संथाल परगना का ही रैयत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब छोटे नागपुर का होना चाहिए। इसमें साथ है कि गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, ये 11th एडिशन में पूछा था कि गांव से रैयत की मतलब पूछा था कि किन किन शर्त के आधार पे जो अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दे सकता है। तो गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, दूसरा उसकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता या हल बैल की क्षति या रैयत के नाबालिग या विधवा होने की दशा में ये जो है मतलब वो अपना क्षेत्र जो है वो अस्थायी रूप से दे सकता है। अस्थायी मतलब कि अस्थायी नहीं, अस्थायी रूप से दे सकता है। ठीक है, और इसमें यह है कि यदि रैयत खेती करने के लिए दिया है, मतलब अस्थायी रूप से दिया है, तो 10 वर्ष तक अगर वह खेती नहीं करता है तो जो रैयत खेती करेगा जमीन उसका हो जाएगा। अगर 10 वर्ष तक लगातार नहीं दे सकता है, अगर 10 वर्ष तक अगर किसी को दे दिया मतलब खेती करने के लिए, तो जमीन उसका हो जाएगा। ये चीज है सेक्शन 22 में। सेक्शन 23 जो है बैकलॉग पूछा था कि अदला बदली मतलब मतलब विनिमय, मतलब जैसे किसी का जमीन है तो ट्रांसफर करना है कि एक गांव मतलब किसी किसी का घर ए, किसी का घर जो है गांव ए में है और उसका जो खेती करने वाला जमीन है गांव बी में है, तो आपस के जो मतलब की रैयत है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे मतलब अदला बदली कर सकते हैं। अदला बदली मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, ये सेक्शन 23 में है। और ये अदले बदली की शर्त क्या है कि जमीन आसपास के गांव में होना चाहिए, दोनों का मूल्य समान होना चाहिए और गुप्त बिक्री नहीं, मतलब ओपन से मतलब बेचना है, गुप्त बिक्री नहीं करना है। ये चीज है सेक्शन 23 में। फिर सेक्शन 24 में है रजिस्ट्रेशन, है ना, मतलब रैयती जोतों का कतिपय हस्तांतरण का निबंधन। मतलब जैसे अगर कोई जोत अगर ट्रांसफर कर रहा है, बेच रहा है, तो उसका हस्तांतरण रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ना। तो जैसे सेक्शन 11 में है, सेक्शन 11 में सीएनटी में है, उसी प्रकार सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन के बारे में किया है। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी रैयत अधिकार अभिलेख के प्रावधानों के अनुसार अपनी जोत या उसका कोई अंश बिक्री, दान, उपहार, विनियम और वसीयतनामा के अनुसार कर सकता है। विनिमय मतलब अदला बदली वो कर सकता है। ठीक है, वसीयतनामा। उसके बाद है सेक्शन 24A। सेक्शन 24A क्या है कि आवासीय भूमि के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन। मतलब जो आवासीय भूमि मतलब जो भवन वगैरह निर्माण के लिए खरीदा जाता है, तो आवासीय भूमि के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन। तो आवासीय भूमि रैयत धारण करता है तो वसीयतनामा के द्वारा ट्रांसफर दूसरे व्यक्ति को किया जा सकता है। दूसरा व्यक्ति भूस्वामी से निबंधन प्राप्त कर सकता है, मतलब रजिस्ट्रेशन वो प्राप्त कर सकता है। की भूमि से संबंधित 24A है। और ऐसे नॉर्मल मतलब अगर मतलब कि नॉर्मल अगर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो
24 है। ठीक है। उसके बाद आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में सेक्शन 20। तो सेक्शन 24A में आवासीय भूमि के रजिस्ट्रेशन के बारे में मतलब चर्चा है। और जबकि 24 में जो है सो नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन के बारे में 24 में दिया गया है। तो बस इतना ध्यान रखना है, 24 और 24A। ठीक है। उसके बाद आता है अध्याय 4, चैप्टर 4। इसमें सेक्शन 27 से 42 तक दिया है। ठीक है। चैप्टर 4 में क्या है, मोटा मोटी याद रखना है, बंजर भूमि तथा खाली जोतों का बंदोबस्ती। मतलब जो अध्याय 4 है उसमें बंदोबस्ती के बारे में दिया है। ठीक है। तो सेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि पूछे कि बंजर भूमि तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती है जो किस अध्याय में है, तो अध्याय 4 में है। ठीक है। इसमें धारा 27 में क्या लिखा गया है कि बंजर भूमि या खाली जोतों की बंदोबस्ती पट्टा या अमलनामे, अमलनामे मतलब अधिकार पत्र द्वारा किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अमलनामे या पट्टे का 4 प्रतियां तैयार की जाती है। ये 4 प्रतियां भी ध्यान रखना है। क्या रखना है? 4 प्रतियां को ध्यान रखना है कि जब मतलब कोई बंजर भूमि का बंदोबस्ती कराया जाएगा तो उसकी 4 प्रतियां बनाई जाएगी। मतलब अमलनामे या पट्टा समझते हैं ना, एक प्रकार से कह सकते हैं पेपर। ठीक है। तो 4 प्रतियां बनाई जाएगी। एक प्रति जो है मतलब एक कॉपी जो है वो डीसी के पास रहेगा, उपायुक्त के पास रहेगा, एक भूस्वामी के पास रहेगा, एक प्रति जो है वो रैयत के पास रहेगा, और एक कॉपी ग्राम प्रधान के पास रहेगा। ये चीज जो है सेक्शन 27 में। ठीक है। तो 4 प्रतियां भी ध्यान रखना है, सेक्शन 27। फिर आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 जो है इसमें है मतलब कि ये सीएनटी में जो है मतलब सेक्शन 17, 63A और B सब में बंदोबस्त के बारे में मतलब कि दिया गया है। ठीक है। तो सीएनटी का भी इसके बगल में हम लिख दिए हैं ताकि थोड़ा सा ध्यान रखें, रिलेट कर पाए आप लोग। तो सेक्शन 28 में क्या है कि बंजर भूमि या खाली जोतों का बंदोबस्ती के अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत। मतलब कि किस ऐसा थोड़ी ना कि सभी भूमि को हम बंदोबस्त कर सकते हैं। तो उसके सिद्धांत क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। बंजर भूमि मतलब किसको किसको मतलब मिलना चाहिए। तो इसमें है रैयतों की आवश्यकता या क्षमता के अनुसार। ठीक है। भूमि का वितरण मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी है सो जिसके पास भूमि है उसको दे दे। नहीं, जिसको आवश्यकता है ना, तो उसको मतलब कि बंजर भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा। उसके बाद है कि राज्य या समाज के प्रति की गई सेवाओं के बदले। राज्य या समाज के प्रति सेवाओं के बदले मतलब जैसे कोई सेना में है, वो मतलब कि युद्ध लड़ रहा है, शहीद हो गया, तो उनके परिवारों को मतलब कि भूमि बंदोबस्त किया जाता है ताकि खेती करके भी अपना मतलब जीवन चलाए। ठीक है। कुछ ऐसा मतलब कि समाज में अच्छा काम किया तो सबको बंदोबस्त करने का वो जो मतलब ये सब सिद्धांत है। ठीक है। और भूमिहीन श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक मतलब जिसके पास कुछ भी भूमि नहीं है उसको मतलब बंजर भूमि का बंदोबस्त ही किया जाएगा, ये सेक्शन 28 में। ठीक। उसके बाद है सेक्शन 29। सेक्शन 29 में है कि डीसी की स्वीकृति से मतलब उपायुक्त की स्वीकृति के बिना कोई भी मूल रैयत प्रधान अपने नाम पर या सह मूल रैयत के नाम पर बंदोबस्ती नहीं करेगा। अब देखिए, जैसे बंदोबस्ती का अधिकार जो है वो प्रधान को भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि यह मतलब कि वो अपने नाम पे है सो वो अपने नाम को खाली जोतों का बंदोबस्ती कर ले, ये चीज नहीं कर सकता है सेक्शन 29 के अनुसार। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 में क्या है कि दो या उससे अधिक ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी को संयुक्त रूप से बंदोबस्ती करेगा। मतलब जैसे दो, अगर किसी जमीन जो है वो दो ग्राम प्रधान के एरिया में पड़ गया है तो वो संयुक्त रूप से मतलब कि वो उसको बंदोबस्ती करेगा। ये सेक्शन 31 में है। उसके बाद आता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो बंदोबस्ती प्रक्रिया से असंतुष्ट है। ठीक है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति जो बंदोबस्ती प्रक्रिया से असंतुष्ट है तो बंदोबस्ती की तारीख से 1 वर्ष के भीतर पीड़ित रैयत डीसी को आवेदन दे सकता है। मतलब जैसे ये 1 वर्ष भी ध्यान रखना है कि कितने वर्ष के अंदर उसको आवेदन देना पड़ेगा अगर वो असंतुष्ट है बंदोबस्त की प्रक्रिया से, तो 1 वर्ष के भीतर। और किस धारा में है, अगर असंतुष्ट है तो धारा 32 में है, मतलब धारा 32 में है। उसके बाद आता है धारा 33। धारा 33 में क्या है कि बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है ना। मतलब जैसे सेक्शन 63B में है। सेक्शन 63B में भी कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति अगर 5 साल तक अगर खेती अपने नहीं करता है अपने बंदोबस्ती करने के बाद तो उसको रद्द कर सकता है, उपायुक्त स्वतंत्र है, की जा सकती है यदि 5 वर्ष के भीतर अगर उसमें
सेक्शन 33 को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि जैसे जो सीएनटी की सेक्शन 63 बी है ना, वैसा ही सेक्शन 33 है, मतलब एसपीटी का। इसमें क्या है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है यदि 5 वर्ष के भीतर खेती ना की जा रही है ना। तो बंदोबस्ती जो है रद्द कर दी जाएगी। मतलब 5 साल तक अगर कोई खेती बंदोबस्ती प्रक्रिया के बाद जो है वो नहीं करता है, तो धारा 33 के अनुसार और सीएनटी में धारा 63 बी के अनुसार रद्द कर सकता है। कौन कर सकता है? उपायुक्त रद्द कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 34। सेक्शन 34 क्या है कि उपायुक्त गांव की बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। ठीक है, मतलब अपर्याप्त होने की स्थिति में। मतलब जो उपायुक्त है, जैसे मतलब कि शमशान घाट होता है, जैसे कब्रिस्तान होता है पूरा भर गया, जैसे मतलब कि हो ऐसा होता है कि कुछ आपदा आया, वो मतलब तबाह हो गया, तो दूसरे जगह पे वो मतलब कि उसको बंदोबस्त करने के लिए वो स्वतंत्र है डिस्ट्रिक्ट। मतलब कब्रिस्तान और जहरथान, जहरथान मतलब कि जहाँ पूजा स्थल होता है और जनजाति सबका, उसको जाहिर स्थान बोलते हैं। तो उसके लिए वो कर सकता है बंदोबस्त। ठीक है, 34 के तहत। उसके बाद सेक्शन, तो धारा 36 क्या है कि गांव की सीमाओं पर नाले, शमशान या कब्रिस्तान, शिविर स्थल, रास्ते, पूजा स्थल का बंदोबस्ती नहीं की जा सकती। मतलब ये सार्वजनिक भूमि है। क्या है? सार्वजनिक भूमि। जैसे मतलब जैसे शमशान, कब्रिस्तान किसी का, इंसान का तो नहीं हो सकता है ना। तो उस चीज का जो है वो मतलब उपायुक्त भी है सो बंदोबस्त नहीं कर सकते। ये 36 में है। उसके बाद आता है 37। 37 में क्या है? अभिलेखांकित चारागाह भूमि। मतलब ये जो है खतियान में लिखा गया है कि ये रिकॉर्डेड ग्रेजिंग लैंड है। मतलब यहाँ पे तो पूछता है कि किस में अभिलेखांकित चारागाह भूमि का मतलब किस धारा में है। तो धारा 37 में। इसमें धारा 37 में। और ये जो है सभी के लिए मतलब कि भूमि होता है, और इसमें अपने पशु को चरा सकते हैं सभी लोग। ठीक है, ये ग्रेजिंग लैंड होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 38। सेक्शन 38 में क्या है? गोचर भूमि, ग्राम चरागाह को किसी के भी नाम से बंदोबस्ती नहीं होगी, सिर्फ जानवरों को चराने के लिए इसका उपयोग होगा। गोचर भूमि मतलब वही चीज कि जैसे जहाँ पे पशु को चराया जाता है, तो उस भूमि का भी जो है वो बंदोबस्ती उपायुक्त नहीं कर सकता है, किसी को भी नहीं। उसके बाद आता है कि सेक्शन 39। सेक्शन 39 में है कि कोई भी रैयत अपनी जमीन छोड़कर भूस्वामी की अनुमति से पीने का पानी, तालाब और अन्य प्रयोजन के लिए जलाशय खोद सकता है, मछली पालन आदि के लिए। ठीक है, तो ये मतलब 39 में, मतलब जैसे कोई चाहा कि अपना उस पे जो है मतलब कि अपने साझे से इस पे बांध बना देते हैं, मछली पालेंगे, और वो सबके लिए यूज होगा। ऐसा नहीं कि वो बांध बना दिए तो उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मतलब कि अपना जमीन जो रही है छोड़ के अन्य सार्वजनिक जमीन पे वो बना सकता है, ताकि उससे पीने का पानी उपयोग हो सके, तालाब से सिंचाई की व्यवस्था हो सके। तो ये सब कर सकता है सेक्शन 39 के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे सेक्शन 16 के तहत है, तो मतलब कि रैयत अपनी निजी भूमि पे वो मतलब बांध और मछली पालन ये सब कर सकता है। लेकिन ये सार्वजनिक भूमि पे है तो सेक्शन 39 है, धारा 39 है। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 40। सेक्शन 40 है कि किसी भी रैयत को तालाब या जलाशय में मछली मारने का अधिकार प्राप्त हो, तो उसमें भूस्वामी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब यदि किसी रैयत को तालाब या जलाशय में मतलब मछली पालने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, तो भूस्वामी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सेक्शन 40 बताता है। उसके बाद है सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किसी पहाड़ी गांव में, मतलब पहाड़ी गांव मतलब जो पहाड़ी जनजाति लोगों का गांव है, तो किसी पहाड़ी गांव में खाली जोत तथा बंजर भूमि का गैर पहाड़ियों के साथ बंदोबस्ती नहीं किया जाएगा। मतलब अगर पहाड़ी जनजाति के गांव है तो वहां सिर्फ पहाड़ियों के साथ ही बंदोबस्ती किया जाएगा। ऐसा नहीं कि संथाल परगना में देवघर के निवासी को वहां जाके बंदोबस्ती कर दिया, नहीं कर सकता है। वहां सिर्फ पहाड़ियों के जनजाति के लोगों के साथ ही बंदोबस्ती कर सकता है। ये सेक्शन 41 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धारा 41। फिर है धारा 42। सेक्शन 42। सेक्शन 42 क्या है कि डीसी यानी उपायुक्त कभी भी किसी व्यक्ति को बेदखल कर सकता है यदि जो सेक्शन 20 का उल्लंघन करके जमीन का अंतरण करवाया। सेक्शन 20 में क्या था कि जमीन के हस्तांतरण पर रोक था। ठीक है, तो रोक होने के बावजूद भी अगर कोई अंतरण करवा लिया, ट्रांसफर करवा लिया है, तो उसको बेदखल करने का पावर है सो उपायुक्त को है। किस धारा के तहत है? 42, धारा 42 के तहत। ठीक है, और यहाँ पर जो है कोई समय सीमा नहीं है आवेदन देने का।
जैसे अगर कोई आदमी ट्रांसफर करवा लिया, वहां पे 12 वर्ष था ना, यहाँ पे 12 वर्ष। सेक्शन 42 में जैसे मतलब क्या था ना कि सीएनटी में समय सीमा था कि अगर बेदखल करने का जैसे कर सकता है आवेदन देने के बाद, तो वहां पे 12 वर्ष था। लेकिन यहाँ पे कोई समय सीमा नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर जैसे कोई आवेदन देने की समय सीमा सीएनटी के जैसा इसमें नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है अध्याय 5। अध्याय 5 में लगान के बारे में दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है, चैप्टर 5 में लगान के बारे में उल्लेख है। सेक्शन 43 में क्या है, मतलब धारा 43 में कि वस्तु के रूप में लगान नहीं लिया जाएगा, मतलब नगद लिया जाएगा। ये भी पूछता है कि मतलब किस प्रकार लगान लिया जाता है, वस्तु के रूप में, नगद, या दोनों, या कोई नहीं, ऐसे करके। तो नगद लिया जाएगा। तो वही चीज सेक्शन 43 में है कि वस्तु के रूप में लगान नहीं लिया जाएगा, और किसी भी कोर्ट में मान्य नहीं है यदि वस्तु के रूप में लगान ले रहा है तो। ठीक है। वस्तु के रूप में लगान क्या क्या होता है, जैसे भावली होता है, बटाई होता है, किरसानी होता है, दानाबंदी होता है। ये सब वस्तु के रूप में पहले लगान लगाया जाता है। लेकिन जो है अब प्रोविजन नगद का हो गया है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सेक्शन 43A। सेक्शन 43A क्या है कि भूधारक मुद्रा लगान देंगे, और 4 बराबर किस्तों में, और किसी वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन में। तो ये चीज है कि ये सेंटी में भी था प्रोविजन, धारा अलग था, बस प्रोविजन सेम था कि जो भूधारक है, मतलब जो भूमि धारण किया है, वो मुद्रा लगान, मतलब नगद लगान जो है 4 बराबर किस्त में देंगे। मतलब मार्च में देना है, उसके बाद मतलब जून में देना है, फिर सितंबर में देना है, फिर दिसंबर में देना है, ऐसे करके मतलब 4 किस्त में देना है। ठीक है। ये है सेक्शन 43A बता रहा है। फिर है सेक्शन 45। सेक्शन 45 में है कि डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान भुगतान। डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान भुगतान मतलब कि जैसे कोई रैयत, जैसे अभी तो ऑनलाइन सिस्टम चल आ गया है, लेकिन पहले क्या था कि ये जब ऑनलाइन नहीं था 2016 से पहले, तो सब डाक मनी ऑर्डर से भी लगान भुगतान कर सकते थे। मतलब कोई रैयत अपने भूस्वामी या ग्राम प्रधान को, मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान का भुगतान कर सकता है। पूछे कि डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान किस धारा में है, तो धारा 45 में। उसके बाद सेक्शन 46। सेक्शन 46 में क्या है, ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखेगा। ठीक है। मतलब जो ग्राम प्रधान है और मूल रैयत है, वो एक मतलब से कोई दे रहा है लगान, तो ऐसा थोड़ी ना कि मतलब मौखिक रखे, उसको लिखना पड़ेगा। तो वही चीज है कि वो मतलब जो लगान का, वो इसको लेखा रखना पड़ेगा। फिर है सेक्शन 47। सेक्शन 47 में क्या है कि लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद मिलेगा। मतलब जो लगान मतलब कि रैयत देगा, तो और उसके जो ब्याज जो देगा, उसको रसीद मतलब उसका मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 47 में। उसके बाद आता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 में क्या है कि रसीदों और लेखों के विवरण के प्रपत्र सरकार तैयार करेंगे। मतलब जैसे जो उसका फॉर्मेट है, मतलब कि रसीद का, वो कौन तैयार करेगा, राज्य सरकार करेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, सेक्शन 48। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 50। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 50 में क्या है कि उपायुक्त यदि इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत है, मतलब राज्य सरकार अगर उसको मतलब प्राधिकृत किया है ऑफिशियल तरीका से, ठीक है, तो लिखित आदेश से लगान कमी कर सकेगा। ठीक है, लिखित आदेश से वो क्या कर सकता है, लगान कमी कर सकता है। तो लगान की कमी के बारे में किसमें है, तो धारा 50 में है। धारा 50 में लगान की कमी के बारे में है। लेकिन उसका आधार होना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए लगान कमी करने का, पहला आधार है जमीन में बालू और पानी भर गए। ठीक है, मतलब बाढ़ आया जमीन में, मतलब बालू भर गया, पानी भर गया, तो जमीन अस्थायी रूप से बर्बाद हो जाएगा या खेती लायक नहीं रहेगा, तो लगान उसको माफ कर देगा या लगान कम कर देगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि 7 वर्ष या अधिक तक खेती नहीं होती है। ठीक है, वो मतलब 7 साल से उसमें खेती नहीं हो रहा है, बंजर हो गया है, तो वही जो है लगान मतलब माफ कर देगा। वो अस्थायी रूप से बर्बाद जमीन जो है, उसको उपायुक्त घोषित कर देगा, तो वो जो है वहां पे लगान माफी हो जाएगा या कमी हो जाएगा। तेरे भूस्वामी 6 माह तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं की है, मतलब जो भूस्वामी है, अगर 6 महीने तक अगर मतलब सिंचाई की व्यवस्था नहीं किया है, तो लगान में कमी कर देगा उपायुक्त। ठीक है। और प्रमुख खाद्यान्न का दाम गिर गया है, मतलब जो खाद्यान्न लगाया गया है उसमें मतलब उसका दाम गिर गया है। अब जैसे दाम गिर गया तो वो थोड़ी ना मतलब चुका पाएगा लगान, लगान तो नगद देना है। तो जैसे अभी पहले ये कॉन्सेप्ट एमएसपी वाला नहीं था कि मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब गेहूं को क्या बोलते हैं, 2600 प्रति क्विंटल मिलता है, धान को 2300 या 2200 ऐसे प्रति क्विंटल मिलता है। पहले तो एक था कि मार्केट में मतलब डिमांड सप्लाई पे था कि ज्यादा अगर डिमांड है तो दाम सही रहता था, डिमांड अगर नहीं है
तो दम गिर जाता था। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, ठीक है, सेक्शन 50 के तहत। फिर सेक्शन 52 में क्या है कि लगान के अलावा किसी भी अन्य वसूली पर प्रतिबंध। मतलब जो लगान है, भूस्वामी या मतलब जो ग्राम प्रधान है या मूल रैयत है, वो सिर्फ लगान को वसूलेगा, कोई अन्य वसूली नहीं करेगा। ये चीज का है सेक्शन 52 में। इसमें क्या है कि अब मतलब जो अन्य वसूली क्या क्या होता था पहले, अबवाब होता था, ठीक है। अबवाब मतलब जी हुजूरी जिसको बोलते हैं, फिर है सलामी, ठीक है, कायली, चुंगी, ठीक है। ये सब जो है वो अन्य वसूली है। जैसे आप मराठा केस में पढ़े होंगे, एक सरदेश मुखी होता था, एक चौथ होता था, ये सब अन्य वसूली है लगान के अतिरिक्त। ये सब पे प्रतिबंध है, ठीक है। और यदि भूस्वामी अन्य वसूली करता है तो 6 माह तक सजा और 500 रुपये का फाइन या दोनों है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना है, फाइन कितना है, 500 रुपया और 6 महीने का जेल। उसके बाद आता है अध्याय 6, चैप्टर 6। इसमें सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 53। सेक्शन 53 में क्या है कि भूस्वामी द्वारा कुछ खास उद्देश्य के लिए जमीन का अधिग्रहण रैयत से कर सकता है, जैसा कि सीएनटी के सेक्शन 241 में है। सेक्शन 241 में जैसे दिया गया है, उसी प्रकार सेक्शन 53 में है कि कुछ खास उद्देश्य के लिए वो जमीन का अधिग्रहण भूस्वामी कर सकता है, ठीक है। खास उद्देश्य क्या क्या है, जैसे जैसे सार्वजनिक भवन निर्माण के लिए, सार्वजनिक भवन निर्माण के लिए है, धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कि कहीं मंदिर बन रहा है, चाहे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बन रहा है, ठीक है। शैक्षणिक उद्देश्य कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल बन रहा है, ये सब के लिए भूस्वामी मतलब सरकार जो है वो जमीन का अधिग्रहण कर सकता है। औद्योगिक उन्नति करने के लिए मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो वो सब के लिए भी जो है भूस्वामी जो है मतलब सरकार वो अधिग्रहण करती है। और सरकार की नीति को प्रभावी बनाने के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है सेक्शन 53 में। मतलब थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन से हटाया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोविजन इसी में है कि अगर कब्जा करने के मतलब उसको अधिग्रहण करने के 5 वर्ष के भीतर यदि भूमि का उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं हो रहा है जिसके लिए अपेक्षित था, तो उपायुक्त आदेश देकर उसे संबंधित रैयत को वापस दे सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई लिया स्कूल बनवाने के करके, और वहाँ स्कूल नहीं बना है, 5 साल तक खाली है, तो जो है उपायुक्त को मतलब आवेदन देगा, देखिए यहाँ पे जमीन हमसे लिया गया था लेकिन यहाँ कुछ किया नहीं जा रहा है, तो वो जो है उपायुक्त वो आदेश देकर उसको मतलब वापस कर सकता है। ये सेक्शन 53 में ही है। फिर है अध्याय 7। अध्याय 7 में न्यायिक प्रक्रिया के बारे में है। पूछे न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किस अध्याय में है, तो धारा मतलब अध्याय 7 में है, ठीक है। इसमें है सेक्शन 54। सेक्शन 54 में है क्या कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस एक्ट में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। मतलब कुछ नया चैलेंजेस आ गया, कुछ नया मतलब कि ऐसा मुद्दा आया जिसको मतलब कि इस अधिनियम के अंतर्गत उसको नहीं मतलब सॉल्व किया जा सकता है, तो राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है। ये सेक्शन 54 में है। उसके बाद आता है सेक्शन 56। सेक्शन 56 मतलब निष्कासन या बेदखली। निष्कासन और बेदखली मतलब कि उपायुक्त के आदेश के बिना, है ना, उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा। जहाँ कोई रैयत अपने संपूर्ण जोत से बेदखल कर दिया हो, तो उपायुक्त अपने विवेकानुसार उसे अपने उसके निवास स्थान पर कब्जा बनाए रखने के लिए अनुमति दे सकता है। देखिए, एक्चुअली में अब जैसे जिस समय भूस्वामी का कॉन्सेप्ट था कि भूस्वामी बहुत सारे भूस्वामी होते थे, तो उस समय क्या होता था कि भूस्वामी किसी को बेदखल कर देता है, तो बेदखल कर देता था, तो मतलब जानबूझ के अगर कोई बेदखल कर दिया तो आवेदन देने का मतलब कि शक्ति था उसको कि उपायुक्त को दे, और उपायुक्त जो है उसमें ऑर्डर दे सकता था कि ठीक है तुमको बेदखल कर दिया लेकिन तुम अपना कब्जा बनाए रखो। ये सेक्शन 56 में है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 57, इसमें अपील है, अपील, ठीक है। तो अपील कैसे करना है, ये सेक्शन धारा जो है वो 57 में उल्लेख है किसके विरुद्ध कहाँ पे करना है। तो इस अधिनियम के अनुसार दिए गए इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकार मतलब उपसमाहर्ता। उपसमाहर्ता मतलब वीडियो, वीडियो का जो है मतलब अगर कोई आदेश देता है तो उसके खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं, एसडीओ मतलब अनुमंडल अधिकारी के पास। और अनुमंडल अधिकारी एसडीओ का जो है उसके मतलब की विरुद्ध में जो अपील कहाँ कर सकते हैं, उपायुक्त के पास कर सकते हैं। और उपायुक्त के मतलब की जो है कोई आदेश के विरुद्ध जो है वो आयुक्त के पास कर सकते हैं। आयुक्त मतलब कमिश्नर, ठीक है, मतलब जो प्रमंडल के मतलब जो हेड होते हैं। उसके बाद होता है जब आयुक्त कोई मतलब कि के आदेश को अगर चुनौतियां देना है, उसके खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास, मतलब जो सरकार वो नियुक्त करती है जिसे ट्राइब्यूनल जिसको बोलते हैं, उसके पास मतलब अपील कर सकते हैं आयुक्त के मतलब के खिलाफ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि सेक्शन 63 में है वादों पर रोक, मतलब बार टू सूट्स। बार टू सूट्स मतलब जैसे कोई केस पर मतलब की रोक है,
ठीक है, केस कैसा रोक है? अगर उपायुक्त इस एक्ट के तहत कोई निर्णय लिया है तो कोर्ट में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब एक प्रकार से पूरा पावर दे दिया है उपायुक्त पे कि आप अपने अनुसार से डिसीजन लीजिए। आपको मतलब कोर्ट में किसी भी मामले के लिए जवाब नहीं देना पड़ेगा इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये है वादों पर रोक, मतलब केस पे रोक। ठीक है, सेक्शन 63 में। फिर है अध्याय 8। अध्याय 8 में परिसीमा, लिमिटेशन के बारे में मतलब दिया गया है। तो लिमिटेशन क्या क्या है सेक्शन 64 में? कि जमीन की वापसी के लिए आवेदन करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। मतलब कोई भी आवेदन कर सकता है अगर उसका मतलब कि गलत तरीके से संतरण करवा लिया है तो कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, सेक्शन 64। फिर है सेक्शन 65, मतलब धारा 65। धारा 65 में क्या है कि रैयत के बेदखली संबंधित सीमा 2 वर्ष है। मतलब जो रैयत है उसको बेदखल कर देता है कोई, तो उसको मतलब कि 2 साल के अंदर उसको आवेदन देना पड़ेगा। ये सेक्शन 65 पे। ठीक है, फिर सेक्शन 66, सेक्शन धारा 66 क्या है कि अपीलों के लिए परिसीमा। अपीलों के लिए परिसीमा मतलब कि जैसे आयुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन और उपायुक्त के यहाँ अपील के लिए 60 दिन निर्धारित है। मतलब जैसे अगर कोई आयुक्त है, अगर कोई निर्णय लिया, जैसे हम लोग पढ़े ना धारा 57, तो उसमें मतलब अगर कोई निर्णय लेता है कमिश्नर, तो उसको मतलब अपील हम 90 दिन के अंदर करना पड़ेगा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास। नहीं तो जो है वो मामला मतलब सेटलमेंट माना जाएगा। ठीक है, और जो उपायुक्त है उसको 60 दिन के अंदर मतलब आयुक्त के पास अपील करना पड़ेगा। आयुक्त के पास कितना? 60 दिन के अंदर उपायुक्त के आदेश के खिलाफ करना पड़ेगा। ये सेक्शन 66 में है। ठीक है, उसके बाद आता है अध्याय 9। अध्याय 9 में मतलब विविध मिसलेनियस दिया गया है। ठीक है, इसमें है सेक्शन 67, धारा 67 में क्या है? दंड का प्रावधान है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे कि दंड का प्रावधान किस धारा में है? धारा 67 में है। इसमें है धारा 67 में। यदि कोई व्यक्ति जो रैयत की जमीन को गलत तरीका से कब्जा किए हुए है, ये गलत तरीके से अंतरण करवाए हुए, तो वैसे व्यक्ति को दंड मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी से छीन लिया जाए, मतलब ऐसे ही कुछ लिखवा लिया फौर्जरी तरीका से, अगर उसे साबित हो जाता है तो उसको दंड मिलेगा। तो दंड कितना है कि 3 वर्ष का कारावास है और 1,000 रुपए का जुर्माना है, या दोनों है। ये चीज मतलब सेक्शन 67 में बताता है। उसके बाद आता है सेक्शन 70, मतलब धारा 70। इसमें क्या? बकायों की वसूली। बकायों की वसूली मतलब कि सभी प्रकार के लगान, ब्याज, हानि, क्षतिपूर्ति की वसूली रूढ़ी और रीति के मुताबिक किया जाएगा। मतलब जो जनजातीय कल्चर है उसके अनुसार से ये सब वसूली किया जाएगा। तो बकायों की वसूली ध्यान रखना है धारा 70 में। ठीक है, उसके बाद आता है धारा 71। धारा 71 में है नियम बनाने का अधिकार। नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। ठीक है, तो ये धारा 71 में मतलब कि इसका उल्लेख है। पूछे नियम बनाने का अधिकार जो है किस धारा में है, तो धारा 71 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एसपीटी कंप्लीट होता है। और उसके बाद जो है एक मतलब अदर अन्य अधिनियम में एक आता है विल्किंसन रूल। ठीक है, तो विल्किंसन रूल को भी हम लोग मतलब कि उसको बढ़िया से देखेंगे। थोड़ा सा छोटा सा है, 10-5 मिनट का। जैसे इसके विल्किंसन रूल कहाँ पे लागू है? ये सिंहभूम के जो इलाका है वहां पे मतलब विल्किंसन रूल लागू लागू है। तो सिंहभूम में 3 राज्य होते थे: तालभूम राज्य, बोरहाट राज्य और हो राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फर्ग्यूसन का प्रवेश कहाँ हुआ था? क्या बोलते हैं, ढालभूम क्षेत्र राज्य में। ठीक है, 1767 में। तो उसके बाद जो है मतलब कि 1820 में जो है मेजर रफसेज का कोल्हान में प्रवेश होता है। 1767 में फर्ग्यूसन का प्रवेश होता है, लेकिन कुछ दिन तक ऐसे मामला चला था। फिर 1820 में मेजर रफसेज का मतलब कि कोल्हान में प्रवेश होता है। कोल्हान मतलब वही सिमडेगा, चाईबासा, सरायकेला, इस सब साइड जो है वो कोल्हान बोलते हैं। तो 1820 में मेजर रफसेज का कोल्हान में प्रवेश होता है। और रोरो नदी के तट पर हो जनजाति का रफसेज से संघर्ष होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी हो जनजाति को अधीनता स्वीकार करने मतलब बोलता है। ठीक है, मतलब जैसे युद्ध में हार जाता है, पराजित हो जाता है हो जनजाति, तो उसको मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करने बोलता है। फिर विद्रोह जो है वो आगे कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू जब रहता है तो 1831-32 में कोल विद्रोह होता है। कौन सा होता है? कोल विद्रोह। मतलब कि खत्म नहीं हुआ था जो अधीनता, कुछ लोग स्वीकार कर लिए थे, कुछ लोग मतलब बागी हो गए थे। तो वही सब 1831-32 में कोल विद्रोह मतलब की करते हैं। और कोल विद्रोह बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज लाया था मतलब उस एरिया में, कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, तो कोल विद्रोह के नेता कौन कौन थे? बुद्धू भगत थे, बिदराय मानकी, सिंधराय मानकी। तो ये भी पूछता है कि कोल विद्रोह से संबंधित नेता के नाम पूछता है।
तो बुद्धो भगत, विद्रामान, सिंधरामान की सब याद ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है जब कोल विद्रोह खत्म हो जाता है तो 1833 का रेगुलेशन 13 आता है। क्या आता है? 1833 का रेगुलेशन 13। ये मतलब अधिनियम के तरह है। और साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी गठन हो जाता है। मतलब इस अधिनियम 1833 का रेगुलेशन 13 के अनुसार साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन होता है। पूछेगा साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन कब हुआ था? 1833 के अधिनियम में हुआ था, ठीक है। और मतलब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मतलब तीन मतलब की भाग में इसको बांटा जाता है। हजारीबाग, मानभूम और लोहरदगा, ठीक है। हजारीबाग भी इसमें शामिल होता है, मानभूम भी होता है और लोहरदगा भी होता है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ रहता है? किशुनपुर। किशुनपुर मतलब विल्किंसन के नाम पे ही किशुनपुर रखा गया था, इसको किशुन बाबू बोलते थे, थॉमस विल्किंसन को, ठीक है। तो ये जो है किशुनपुर रांची का पुराना नाम है। उसके बाद है कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का प्रशासन जो का दायित्व जो है वो गवर्नर जनरल के एजेंट है कैप्टन थॉमस विल्किंसन को दिया जाता है। मतलब जो गवर्नर जनरल का एजेंट होता है थॉमस विल्किंसन, ठीक है। तो इसको जो है वो प्रशासन का दायित्व सौंपा जाता है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का, ठीक है। उसके बाद होता है कि छोटा नागपुर जो है बिकम्स अ पार्ट ऑफ मतलब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। मतलब जो छोटा नागपुर है वो मतलब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का हिस्सा बन जाता है। और इस क्षेत्र के विशेष नियम लाया गया और कहा गया कि देश का कानून इस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। मतलब जो ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था वहां पर देश के कानून मतलब कि नहीं मतलब लागू होते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस नियम के तहत मतलब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का जब गठन हुआ था उसके बाद जो है इस नियम के तहत मुंडा मान की प्रशासनिक और पुलिस और राजस्व को अधिकार दे दिया गया। तो यानी जो जो मतलब क्या बोलते हैं पैतृक तरीका था मतलब कि मुंडा मान की शासन प्रणाली, उसी को कंटिन्यू कर दिया कि ठीक है मुंडा मान की शासन को जैसे अधिकार पहले से था वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। उसको पुलिस का भी अधिकार दिया गया और राजस्व का भी अधिकार दिया गया इस अधिनियम के तहत, ठीक है। विल्किंसन रूल के तहत मतलब। उसके बाद है कि विल्किंसन रूल को झारखंड के दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी में 1834 ईस्वी में लाया गया था और कोल्हान क्षेत्र में 1837 ईस्वी में लागू किया गया। तो पूछेगा ये 34 और 37 में कंफ्यूजन हो जाता है, कभी लोग 34 मार देते कभी 37 मार देते हैं। तो पूछे कि कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? तो 1837 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। और जो मतलब दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी में जो है 1834 में हुआ था। मतलब दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी अलग है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वहां 1834 ईस्वी में लागू हुआ था। लेकिन अगर कोल्हान में 1837 में लागू हुआ था, ठीक है। अब जैसे विल्किंसन रूल के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मुख्य उद्देश्य क्या भी देख लेते हैं कि पारंपरिक शासन व्यवस्था। पारंपरिक शासन व्यवस्था मतलब मुंडा मान की शासन जो प्रणाली है उसको सुरक्षा मतलब प्रदान करना और उसे कानूनी मान्यता प्रदान करना। तो पूछता है कि मुंडा मान की शासन मतलब व्यवस्था को कानूनी मान्यता किस रूल के तहत मिला था? तो विल्किंसन रूल के तहत, ठीक है। उसके बाद है कि पारंपरिक शासन व्यवस्था के द्वारा सस्ता व सुलभ न्याय सुनिश्चित करना। मतलब जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है उसी के द्वारा जो है न्याय मतलब जैसे को ना कि कोई भी निर्णय कोर्ट द्वारा लिया जाता है तो बहुत सारा मतलब प्रोसीजर होता है, तो इसी वजह से सुलभ न्याय सुनिश्चित करना ये भी उद्देश्य था विल्किंसन रूल। उसके बाद है कि इस क्षेत्र की जमीन को गैर आदिवासियों से सुरक्षित करना। मतलब जो 1831-32 का विद्रोह भी हुआ था उसी कारण से हुआ था कि वो मतलब वहां पे जो जमींदार है दिकू जिसको बोलते हैं वो सब जब कब्जा करके रखा था, तो वो सब के कारण से उस सबको बचाने के लिए इसको विल्किंसन रूल को बनाया गया। उसके बाद है कि इस रूल में कुल 31 नियम कानून निर्धारित किए गए थे। तो 31 नियम ध्यान रखना है कि विल्किंसन रूल में कितने नियम बनाए गए हैं? 31 नियम बनाए गए हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र को कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट घोषित किया गया। मतलब जो विल्किंसन जो जहाँ लागू था उसको कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट, स्टेट मतलब ये कोल्हान गवर्नमेंट का स्टेट हो गया, मतलब रियासत टाइप से, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। मतलब उसको रियासत स्टेट बना के और ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर दिया। और कोल्हान क्षेत्र पर वर्तमान समय तक विल्किंसन रूल लागू है, वहाँ सीआरपीसी की धारा लागू नहीं होती है। मतलब कुछ एरिया भी ऐसा है जहाँ पे विल्किंसन रूल अभी भी लागू है। मतलब मुंडा मान की शासन प्रणाली भी बहुत जगह मतलब झारखंड में मतलब मान्यता झारखंड सरकार दे रखी है, तो उसी को मतलब उसको कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ विल्किंसन रूल खत्म होता है, ठीक है। हम लोग एसपीटी देखे और मतलब कि विल्किंसन रूल देखे, तो अभी तक हम लोग सेंटी एसपीटी और विल्किंसन रूल खत्म कर दिए। तो यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। धन्यवाद।